वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे सीबीएसई 2021 का क्लास 12th का। तो हम उसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये 3rd चैप्टर है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पूरा चैप्टर आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मिलेगा। हम इसमें क्रैश कोर्स में क्या करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराएंगे बिल्कुल, और हर चैप्टर का हमारा टारगेट होगा कि वो 4 डेज में कंप्लीट हो जाए। इसमें हम कोई भी टॉपिक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि हम उसे खत्म करें। ठीक है, कि उसे छोड़ें कि टॉपिक को कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक आपको मेंशन है सिलेबस में, हम वो सारे टॉपिक्स आपको कराएंगे और इस सब से एनसीईआरटी बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी ही बहुत जरूरी है। अगर हम उसी से पढ़ेंगे तो हम लास्ट मोमेंट जो हमारे पास आ चुका है, जो एग्जाम्स भी बहुत पास आने वाला है, तो क्रैश कोर्स को लाने का सबसे मेन जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि आप क्रैश कोर्स के थ्रू अपना रिवीजन कर सकें, रैपिड रिवीजन कर सकें, और बहुत आपको इजी और सिंपलेस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड वेलकम टू एडुवेक्टर। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो ये मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से उसे कॉपी करके आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पावर। पहले हम 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर की कहते हैं कि बैकबोन है, हम वहां वो चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे 4 टॉपिक्स बचेंगे जो कि इस चैप्टर की पूरी हम बैकबोन कह सकते हैं। जैसे किरचॉफ लॉ है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये 4 पे ही ये पूरा चैप्टर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टिका हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? जैसे कि आपको पता है यहाँ बात किसकी हो रही है, पावर की हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये है कि वो जब हम मतलब कोई भी ईएमएफ है, ठीक है, हमारे पास कोई भी ईएमएफ है, मीन्स टू से ये हमने ऐसे माना कि ये है इस टाइप से है, तो हमने क्या माना कि द रेट एट विच वर्क इज डन, जब ये ईएमएफ वर्क डन करेगी, जब क्या करेगी, ये ईएमएफ वर्क डन करेगी और इस तरीके से वर्क डन होगा इस ईएमएफ के थ्रू कि वो करंट को मेंटेन करके चले, करंट को कम ज्यादा ना करे, पूरे करंट को मेंटेन करके चले, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आया? नहीं आया? अभी बताते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब है द रेट एट विच वर्क इज डन। वो टाइम हम कह सकते हैं, वो रेट जहां पर क्या हो, वर्क डन हो रहा हो, किसकी वजह से वर्क डन हो रहा हो, ईएमएफ की वजह से। ठीक है, और इस तरीके से हो रहा हो कि वो पूरे जो सर्किट है उसके अंदर जो करंट को मेंटेन करके चले। क्लियर? वो पूरे सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करके चले। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो रेट जिस पर एक अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जिस पर एक अप्लायंस क्या करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, अदर फॉर्म में। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर हुई इतनी बात? मीन्स टू से अगर एक बात बताओ आप कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक को दूसरी एनर्जीज में चेंज करता है। तो ये जो मतलब हमारा एनर्जी का चेंज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। वो रेट जिस पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो वर्क डन जिसपे हमारा जो टाइम के अकॉर्डिंग वर्क डन है, जिसपे हमारा क्या हो रहा है, जिसमें हमारा करंट मेंटेन होकर चल रहा है कि सब में इक्वल ही करंट जाएगा। ठीक है, एक बैलेंसिंग करंट जाएगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड, नेक्स्ट पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी। और इसका फॉर्मूला, वैसे तो इसके फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W ओवर I। जहां पर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है, ये वो वर्क डन है जिसपे क्या होना है, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे T होता है,
P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ये वर्क डन है जो कि EMF बाय EMF है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, और जो T है यहाँ पर वो टाइम है। क्लियर इतनी बात? ये इतनी बात आ गई समझ में। अब अगर पूरी सर्किट में हमारे पास ये कोई सर्किट है, ये बैटरी है, अगर हम अब ये कहें कि पूरे सर्किट में जो हमारा ये इसकी वोल्टेज है V, इसमें करंट जा रहा है I, किसी एक टाइम T पर एट एनी इंस्टेंस T, किसी एक टाइम T पर V को हम क्या कह सकते हैं, सॉरी वर्क डन को हम क्या कह सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी। क्या कह सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब जब हमें इतना पता है इलेक्ट्रिक पावर हमारी कितनी होती है, W अपॉन टी, तो हम अगर इसमें पावर रखें, W की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, W की जगह रखा V इंटू आई इंटू टी ओवर टी, टी से टी कैंसिल, तो P आ गया V इंटू आई। ये भी हमारा पावर के फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, आप बस समझने की है। एक तो पावर का हमने नंबर 1 फॉर्मूला ये बनाया, नंबर 2 हो गया P इज इक्वल्स टू वी आई। अब एक चीज और, अगर हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन सॉरी V इज इक्वल्स टू कितना होता है आई आर। क्लियर? तो I इज इक्वल्स टू कितना होता है V अपॉन आर। तो जब हम V अपॉन आर, अगर हम P इज इक्वल्स टू वी आई में हम V अपॉन आर रखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा V इंटू वी अपॉन आर, दैट मीन्स V स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला हमारा ये बना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू रखते आई आर, P इज इक्वल्स टू वी आई में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू आई आर रखूंगी तो हो जाएगा आई आर इंटू आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अब देखो आप कितने सारे इसके फॉर्मुलेज हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू वी आई, सॉरी वी आई से भी पहले हमारे पास था W ओवर टी, फिर हमारे पास P इज इक्वल्स टू वी आई बना, फिर हमारे पास आई स्क्वायर बना, क्या बना, फिर हमारे पास आई स्क्वायर बना, आई स्क्वायर आर, फिर हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। मीन्स टू से ये सारे फॉर्मुलेज हमारे पास पावर के होते हैं। आप और भी आपके बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे जो आपको शायद याद होते होंगे कि इस तरीके से होते हैं, तो ये सब फॉर्मुलेज हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया? आगे समझ में? आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको आपके कोर्स में गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन है, जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की एक इजी वे में। नॉर्मल सी बात है, कोई भी हम कह सकते हैं वो रेट जिस पर कोई भी अप्लायंस अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है एनर्जी की, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है W ओवर टी, हमारे पास W का भी फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। हमने वहां से अपने जो भी फॉर्मुलेज हैं हमने वहां से वो क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे पूछा होगा या किसी के दिमाग में आया है, नहीं आया, इट इज ओनली अप टू यू, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है मैम। हम उसी को ही समझाने आ रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो हमारा मतलब था वो यही था, V इंटू आई इंटू टी। क्लियर? अब हम कैसे उस तक पहुंचेंगे वो होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें पता है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो आपसे वर्क कहे या आपसे वो एनर्जी कहे, बातें की है। क्लियर? क्योंकि दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है। ओके, हाँ एक चीज और, पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट वाला वॉट नहीं, क्या वाला वॉट नहीं, WATT वॉट। क्लियर? आप आगे से चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वॉट उसमें, किलोवाट में, या फिर जो भी वट एवर, वो आप उस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है टोटल वर्क डन, जो भी पूरा वर्क डन एक EMF करती है। टोटल वर्क डन, या हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय द सोर्स EMF, कि वो कितना काम कर रही है इधर से इधर ले जाने में, करंट को मेंटेन करने में कितना काम कर रही है किसी एक टाइम T पर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसमें बोला है टोटल वर्क डन। क्लियर है? वो रेट जिस पर काम कर रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, आगे दोनों में समझ में। अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क डन बाय द EMF जो वर्क डन कर रहा है, किस चीज के लिए EMF वर्क डन कर रहा है, इन मेंटेनिंग करंट, या मेंटेनिंग कह सकते हैं हम, या बैलेंसिंग कह सकते हैं, इन मेंटेनिंग द करंट।
करंट को मेंटेन करने के लिए जो ईएमएफ वर्क डन कर रहा है उसी को हम क्या कह सकते हैं, एट गिवन टाइम, किसी एक इंस्टेंस पर, एट एनी इंस्टेंस टी, या गिवन टाइम भी आप यहाँ पे कह सकते हो टी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर हुई बात। और जिस रेट पे कर रहा है, द रेट अगर आप यहाँ पर लगा दें तो हो जाएगी पावर। ठीक है, तो एनर्जी का हमारा मतलब क्या हुआ, मीन्स तो से डिपेंड करती है पावर किस तरीके का हमने अप्लायंस यूज किया है सर्किट। ठीक है, किस तरीके का, तो हम नॉर्मल कह सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू P इंटू टी, मतलब ये टोटल क्या हो गई, पावर ही तो हो गई। रेट का मतलब हमेशा क्या होता है, नीचे टी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेट यूज नहीं किया तो ऑब्वियसली W इज इक्वल्स टू P इंटू टी आ गया। मीन्स तो से पूरा डिपेंड करे कि हमने किस तरीके का पावर यूज किया है, हमने सर्किट किस तरीके का यूज किया है किसी टाइम पर। ठीक है, अब P का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया, V इंटू आई, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। तो एक दूसरे के बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल ये कहते हैं कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक, अब हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है, जूल। सबको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। लेकिन हम अगर आपसे कहें कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कितनी है, किलोवाट आवर होती है। क्या होती है कमर्शियल यूनिट, वो होती है किलोवाट आवर। ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रही हूं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इतना सबसे बड़ी बात कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, माइंडेड। ठीक है, अगर यहाँ पे किलोवाट आवर ना हो, नॉर्मली वॉट आवर हो, तो आप इसे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं। क्लियर, बिकॉज किलो में हम 3 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर, आगे समझ में। बस इस टॉपिक में इतना ही था, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक थे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और वो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। क्या है हमारा किरचॉफ लॉ। अब एक बात है कि किरचॉफ ने क्या किया था, 2 लॉज दिए थे। क्या किया था, 2 लॉज दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट लॉ था उसे हमने कहा जंक्शन रूल। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था उसे हमने जंक्शन रूल कहा, और जो सेकंड लॉ था उसे हमने लूप रूल कहा। क्या कहा, लूप रूल। अब आप कहेंगे जंक्शन लूप क्या होता है। जंक्शन का मतलब कोई चीज अगर कहीं आके मिल रही है, या 2 पॉइंट्स के या 2 वायर्स के बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम जंक्शन बोलते हैं, कि जुड़ना। ठीक है, लूप मतलब कि एक सर्किट का लूप बनाना। क्लियर, अभी हम उसे पूरा कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें आपको समझाना है वो ये है कि जो पहला लॉ था किरचॉफ का, फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं जंक्शन लॉ, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जंक्शन लॉ को ही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं, आप कैसे भी कह सकते हैं। इस लॉ में हमें ये बताया जाता है कि अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे देखें तो ये कहा जाता है कि जो जितने भी करंट, अगर किसी पॉइंट, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, तो जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट्स का, जो भी एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का, वो 0 होगा। मीन्स टू से, एक मेरे पास ये करंट की लाइन, एक मेरे पास ये करंट की लाइन, एक मेरे पास ये करंट की लाइन। ठीक है, ऐसे मैंने मान लिया, और मानने के बाद मैंने इसे कहा कि ये भाई मेरी I1 थी, ये मेरी I2 थी, और ये मेरी थी I3, ये मेरी थी I4, और ये हम कह सकते हैं हो गई I5, और ये हो गई I6। यार इतनी बात। तो जब अगर उसका जंक्शन रूल का ये कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास करंट होते हैं, और अगर वो किसी एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रहे हैं, तो जितने करंट होंगे उन सबका जो समेशन है, समेशन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम, वो क्या होता है, इनका 0 होता है। मीन्स टू से, कहने का मतलब उनका ये था कि सबको प्लस कर दो। हम सबको प्लस करते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं तो हम समेशन लेते हैं, तो हम या समेशन कह दो या सिग्मा कह दो, तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई क्या होगा, 0।
आप पूछेंगे वो सिग्मा आई, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई इसकी कि जितने भी करंट या जितने भी एल्जेब्रिक जितने भी करंट हैं अगर वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो वहां पर उनका सबका करंट का सम इक्वल टू 0। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब एक चीज, अब वो बोल रहे हैं कि जो पॉइंट जो करंट इस पॉइंट के टूवर्ड्स हैं, मीन्स टू से जो भी इस पॉइंट के टूवर्ड्स हैं, जो भी करंट इस पॉइंट के टूवर्ड्स हैं उन्हें हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द जंक्शन, या हम इसे जंक्शन भी कहते हैं, हम इसे नोड भी बोलते हैं। तो टुवर्ड्स द नोड तो करंट कैसे होंगे, करंट होंगे पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम नोड मतलब कि नोड के बाद, अवे फ्रॉम नोड कैसे होंगे, करंट होंगे नेगेटिव। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है, कि ये मतलब है कि ये वाला करंट कहाँ जा रहा है, नोड की तरफ, तो मीन्स टू से ये होगा पॉजिटिव, ये नोड की तरफ तो ये पॉजिटिव, ये बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये बाहर और ये बाहर। क्लियर? तो मैं कह सकती हूँ, पहली दूसरी बात समझ में आई कि जो टुवर्ड्स द नोड होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो अवे फ्रॉम नोड होंगे वो क्या होंगे, अवे फ्रॉम नोड या जंक्शन वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी बात, दो बात हो गई, अब आती है थर्ड का मतलब ये है कि अब हम इसे अगर हम अब इसे लिखें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3। उसने क्या कहा है, जितने भी सम है सबको 0 के इक्वल, तो हमारा मन है कि हम किस तरीके से साइन ले रहे हैं इसका, ऐसे ले लो आप, प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? डन? आगे समझ में? इसका मतलब समेशन I का मतलब ही ये है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसकी, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ। अब हमसे थोड़ा सा लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, ये मुझे लगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये बताना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नोट कराया। द जंक्शन लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट एट द जंक्शन, मतलब उस पॉइंट पर जितने भी करंट है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो जंक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं वो इक्वल होंगे सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, या हम कह सकते हैं कि जो जंक्शन के बाहर। अब आप कहेंगे ये वाली बात तो इस वाली बात से अलग हुई, अलग कुछ नहीं है। इस केस में क्या है, उसने बताया जो अंदर एंट्री कर रहे हैं वो उसके इक्वल होंगे। अब आप एक बात बताओ, जो भी माइनस के हैं जब इज इक्वल टू के इधर जाएंगे तो प्लस होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। दैट्स इट। ठीक है, वो यही तो बोल रहे हैं कि एंटरिंग जो है वो लिविंग के इक्वल होंगे। जंक्शन इज कोई भी पॉइंट हो सकता है सर्किट पे, कोई भी नोड पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। टोटल करंट जो भी एंटर करेगा जंक्शन में या नोड इक्वल होगा, और नो चार्जेस लॉस्ट, कोई चार्ज इसमें लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने कंसीडर किया हुआ है कि I1 I2 I3 I4 I5 इस तरीके से कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एंटर जंक्शन में, और ये कह सकते हैं कि ये कर रहे हैं ये लीविंग द जंक्शन। क्लियर? अब किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया कि किरचॉफ के सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ। क्लियर? क्या बोलते हैं, लूप लॉ, या फिर हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का लूप रूल। तो लूप लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इट स्टेट्स दैट, उनका कहने का मतलब ये है कि लूप का मतलब होता है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए। जब क्लोज सर्किट हो हमारा किसी भी चीज का, अगर क्लोज सर्किट है दैट्स जैसे कि हमने अभी माना कि ये हमारे पास करंट हुआ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, और हमने इसे तब यहाँ पे इससे बैटरी से जोड़ दिया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज लूप, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा क्लोज्ड लूप हुआ। जब एक पूरा क्लोज लूप हो जाता है तो जितने भी इसमें ईएमएफ लगे हैं, मानो मैंने यहाँ लगाया, एक ईएमएफ यहाँ लगा दिया, एक ईएमएफ यहाँ पे लगा दिया, तो जितने भी ईएमएफ होते हैं, मतलब कहने का ये कि सम ऑफ जितने भी क्या ईएमएफ वो इक्वल होते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड रिस्पेक्टिव करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। तो मींस टू से किसके इक्वल है, V। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं ईएमएफ को V इज इक्वल टू क्या है, एल्जेब्रिक सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल, सॉरी R इंटू आई आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आगे बात समझ में? अब कैसे आई, मान के चलो हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट है, ईएमएफ E1 E2 दे दिया, रेजिस्टेंस से हमें R1 R2 मिल गए, करंट हमने I1 I2 ले लिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जितने भी ईएमएफ हैं उनका सम
इक्वल होगा जितना भी क्या है उनकी प्रोडक्ट के सम के, ध्यान रखना इट स्टेट्स की प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इसके हिसाब से इस तरीके से, अभी मैं इस पे एक न्यूमेरिकल भी बेस कराऊंगी। सबसे पहले स्टेप, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं। अगर लूप बनाने से पहले एक क्वेश्चन है उसको कराने से पहले मुझे आपको ये स्टेप्स बताने बहुत ज़रूरी थे कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, यहाँ क्या क्या स्टेप होते हैं जब हम यूज़ करते हैं किरचॉफ लूप। ठीक है, सबसे पहले चूज द लूप टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। अब इस वाले लूप में हमें चूज करना है कि हम ऊपर वाला लूप लेंगे या हम नीचे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि लूप को चूज करना होता है। दूसरी बात, हमें करंट की डायरेक्शन बनानी होती है। सबसे प्लस पॉइंट क्या होना है, एज्यूमिंग एनी डायरेक्शन। नंबर थर्ड, ईएमएफ को हमें पॉजिटिव रखना है अगर जो हमारी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है तो, और आईआर को भी पॉजिटिव रखना है अगर करंट एज्यूम डायरेक्शन में। इन दोनों बातों को आप एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने क्या पे न्यूमेरिकल लिया हुआ है। अब देखो, इसमें पूछ रहे कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। मैं बिल्कुल आपको इसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी जो भी हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मेरे पास कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, चूज करना है द लूप टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। अब कैसे मैं इस लूप को चूज करूंगी, सबको डिनोशंस मिली हुई हैं, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब ये देखो कि आप सबसे पहले इसमें लूप चूज करें, ए बी सी ये सब है, तो हम क्या करेंगे, करंट लेंगे। क्लियर, हम क्या करेंगे, इसमें करंट लेंगे। करंट हमेशा बैटरी से निकलती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। ठीक है, तो यहां से मैंने करंट निकाली एक I1 करंट। ठीक है, बहुत ध्यान से, अगर आपने जब तक डायरेक्शन एज्यूम नहीं करी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमने लूप लिया कि हमें इस लूप में जाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस लूप में, सबसे पहले हमने कंसीडर किया लूप, तो हमें कहां जाना है, इस लूप में ए बी सी ए, सिर्फ इतना, हमें और बाकी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात उसने कहा डायरेक्शन एज्यूम करो, पॉजिटिव से हमने करंट निकाला। अब यहां जाते ही एक पॉइंट है, यहां से करंट आ रहा है, 2 वायर और दे दी तो करंट इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कितना करंट दोनों में जा रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ फर्स्ट लूप की बात कर रही हूँ। चलो, इसमें मैंने I1 भेजा, इसमें मैंने करंट भेज दिया I2। अग्रीड, मुझे सिर्फ एक ही लूप की बात करनी, तो इसके अंदर करंट भेजा I2, फिर हमें यहीं से वापस आना है। अब एक बात बताओ, यहां पे जाते करंट चेंज हो गया यहां से आते ही। ठीक है, अब हमें इतना छोड़ देना है। अब हम आएंगे दूसरे लूप में। अभी हम कर सकते हैं यहाँ पे कि I3 आ गया वापस, बट जितना, एक चीज और ध्यान रखना, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। कैसे, अगर यहाँ से I1 गया है तो मेरा ये पूरी अच्छे से होनी चाहिए दिमाग में कि I1 ही यहां से वापस आना चाहिए। ठीक है, अगर यहां से I1 गया है इस बैटरी से तो I1 ही वापस आएगा। क्लियर, अब I1 मेरे पास, मानो मेरे पास 10 एम्पियर करंट था, 10 एम्पियर करंट चला, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ दे दिया, थोड़ा सा यहाँ, मानो मैंने 6 यहाँ दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 10 - 6 मीन्स तो से 4 इधर गया। इसे ही इसमें करना है, I2 करंट, I1 करंट था, I2 हमने इसे दे दिया, तो इसमें कितना जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ कि I1 में से जो I2 बचा होगा वो हम इसमें भेज सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब बैटरी में तो मुझे I1 ही भेजना है यहाँ, फिर ये यहां से इस लूप में चले, इस लूप में, तो हमारा इतना काम हो गया कि हमने एक बैटरी से 3 करंट निकाल दिए। अभी हमें कुछ नहीं पता, अब हमारे पास है दूसरी बैटरी। अब दूसरी बैटरी भी क्या कहेगी कि मेरे पॉजिटिव से ही करंट निकलना चाहिए। यहां से हमने करंट ले लिया I3। क्लियर, करंट लिया, ये यहां पर I2 यहां पर पहले से जा रहा था, यहां पे दोनों पे कौन से करंट हो गए, I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I2 + I3। इतनी बात आ गई समझ में, कितना जाएगा, I2 + I3। अब I2 + I3 वहां से आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, I2 I3 आ रहा है, भाई I1 जितना था वो तो अपने में चला गया वापस, लेकिन अगर मैं इसे देखूं तो इसमें कितना जाएगा, I1 चला गया तो इसमें कितना रह जाएगा, इस वाले में बहुत ध्यान से देखना, ये हो जाएगा कि I2 + I3 में से I1 माइनस करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, I1 अपने में चला गया, ये अपने में चला गया, और मैंने क्या कहा था, जो पॉजिटिव में जाएगा वही नेगेटिव में वापस आएगा। ठीक है, इतनी बात। लगा होगा थोड़ा सा मुश्किल, बट नहीं है, आप समझेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बैटरीज देखो कि हम बैटरीज में से करंट निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड करो, सबसे पहला काम।
हमने क्या किया कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखा, एक करंट यहाँ भेज दिया, एक करंट यहाँ भेज दिया, I2 यहाँ गया तो इसमें से I1 माइनस I2 हमने यहाँ पे बच गया यहाँ पे। फिर हम आए दूसरी बैटरी से, यहाँ से हमने निकाला I3 करंट, तो जो जाएगा वो वापस भी आएगा। I3 करंट जब यहाँ से गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो सबसे ज्यादा करंट मतलब I2 प्लस I3 करंट इसके अंदर जा रहा है। फिर जो वापस जाएगा, मानो आपने 5 रुपए दिए किसी को, आपने क्या करा, किसी को 5 रुपीज दे दिए, आप कहोगे कि चाहे इन्हें कितना भी खर्च करके लाओ लेकिन मेरे पास 5 रुपीज वापस आने चाहिए। आप इन्हें चाहे किसी से, मानो आपको कुछ खाना था, आपने चाहे किसी से रेंट पे लिए या कैसे भी बोरो किए, आपने उसको वापस 5 रुपीज ला कर दी। ठीक है, तो ये वाली बात है। वो कहेगा जितनी बैटरी कहेगी जितना मेरे अंदर से आप करंट लेके जाओगे मुझे उतना ही चाहिए, चाहे रास्ते में कितना भी किसी को बांटो, आई डोंट केयर। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लूप लेंगे ये वाला A B C A। इन लूप A B C A हम लूप लेंगे सबसे पहले वाला, और वो लूप क्या कहता है, मैंने आपसे क्या बताया था कि EMF वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है। बहुत ध्यान से, वोल्टेज कितनी है मेरे पास 10 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से, हम चले इधर इस लूप में जाना है, कोई रेजिस्टेंस मिला, हाँ मिला, करंट क्या जा रहा है उस रेजिस्टेंस में I2, मीन्स टू से मेरे पास हो गए 4I। क्लियर, साइन का भी तो अगर एरो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं अगर एरो उसी रास्ते पे चल रहा है दैट मीन्स ठीक है, लेकिन अगर आप जा ऐसे रहे हैं एरो आपको ऐसे मिल रहा है उसे नेगेटिव कर देना तुरंत। ठीक है, तुरंत क्या कर देना, नेगेटिव कर देना, मैं बताऊंगी मैं कैसे। क्लियर, तो हम क्या करें, ऐसे ही चलो जैसे चलना था ऐसे चले, ठीक है, एरो भी हमारा वहीं जा रहा है तो 4 ओम आ गया, 4I2 की, वापस आ रहे हैं अब हम, एरो अभी भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन इस वाले में करंट कितना है +2I2 प्लस I3। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, +2I2 प्लस I3, वापस आ रहे हैं हम, आ रहे हैं, इस वाले में कितना है प्लस, ये भी इधर की तरफ ही एरो है, I1 × 1। ये स्टेप समझ में आया? आई होप आया होगा, और समझना भी चाहिए। आप एक बात देखो, मैं यहाँ से चली, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हम चले हैं, हमें रास्ते में जिधर हम जा रहे हैं हमें एरो का, कहते ना कि रास्ता पता है, एरो बने होते हैं, जिधर हम जा रहे हैं हमें एरो का पता है, बिल्कुल हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये इसके साथ था तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हम सही रास्ते पे पहुंच गए अपने, जितना उसका करंट यूज किया था हमने उसको वापस ला कर दे दिया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब ये सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 = 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल्स टू 10। इट इज माई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब हमारा एक लूप का काम खत्म हुआ, अब हम लेते हैं दूसरा लूप। इन लूप ए पॉजिटिव से लूप लेंगे, ध्यान रखना जहां से लूप लेना है, A D C A। अब हम नीचे वाला लूप लेते हैं, ये हमारे पास लूप फर्स्ट, ये हमारे पास लूप सेकंड। ठीक है, लूप सेकंड क्या कहता है, A D C A। बहुत ध्यान से देखना क्या कह रहा है, वोल्टेज अभी भी हमारे पास 10 ही है। क्लियर? चलो, हमारा ये रास्ता था और एरो भी हमें इसी रास्ते पे मिल रहा है, तो 4 ओम की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई I1 माइनस I2 से, प्लस हमें रास्ता ठीक मिल रहा है, यहाँ पर ठीक हुआ। बहुत ध्यान से देखना जो मैं चीज कह रही हूँ। अब हम यहाँ से चले, लेकिन रास्ता ही हमें उल्टा बता रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, इसके अपोजिट चल रहे हैं, एरो इधर है लेकिन हमें जाना इधर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव। अब ये प्लस यहाँ पर नहीं बचेगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा कि मुझे वो रास्ता उल्टा लग रहा है, और वापस हम इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा बस 2I2 प्लस I3 माइनस I1। क्लियर हुई ये बात नोट करने वाली है कि कैसे आया। ठीक है, फिर हमें वही अपना रास्ता मिल गया, तो हम चलेंगे इधर प्लस के I1 के साथ। अब तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज इसमें अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि हम इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें। आगे इतनी बात समझ में? हम इस रास्ते से निकले थे, हमारे रास्ता जिधर एरो कहते हैं ना, जिधर एरो है वहीं रास्ता मिल रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम नीचे जाओ, और हम चले जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमें अपने लूप के पास जाना है, तो हम इसको अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है,
तो 10 इज इक्वल्स टू 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i1 प्लस i1। ठीक है, 4i1 एंड 1i1 कितना हो जाएगा 5 और 2 7। दैट मीन्स 10 जो हम लिखेंगे अभी 10 हम बाद में लिखते हैं, इधर लिखते हैं 7i1। ठीक है, अब आते हैं हम i2 पर। माइनस का 4i2 माइनस का 2i2 माइनस 6i2 हो गए, तो ये हो जाएगा मेरे पास अब माइनस 6i2। अब बचा i3, i3 कितना है माइनस का 2i3 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गई इतनी बात, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप पर। इन लूप कौन सा वाला लूप लेना है, अब ये वाला लूप लें बिकॉज इसमें बैटरी भी लगी हुई है और इसमें ये भी है। बैटरी वाला लूप ही लेना है, हमें सबको यूज करना है, क्योंकि मेरे पास लूप नंबर 3, लूप नंबर 3 करता है पॉजिटिव से ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वेल एंड गुड। यहाँ पर आए फिर रेजिस्टेंस मिला और उसी डायरेक्शन में मिला, तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे i2 प्लस i3 से। पहले हम लूप का नाम लिख लेते हैं E B D E, E B D E। क्लियर, तो हमने इसमें क्या किया कि 5 इज इक्वल टू किसके हुआ i2 प्लस i3 2, हम कह सकते हैं कि 2i2 प्लस i3। ये नहीं करना है कि हमने एक, ये तो हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता, जितने ईएमएफ होंगे हमें उतनी बार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आए इधर और हमारी डायरेक्शन भी सही है, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी i2 प्लस i3, i2 प्लस i3 माइनस i1। क्लियर, फिर हम यहां से आ गए वापस। ठीक है, आए समझ में इतना। अब हम जब इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस i1। दैट मीन्स अब मैं अगर i1 को माइनस करूं या फिर यहाँ से, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस i1 और ये 2i1। ठीक है, कहीं गलती हो गई हो तो प्लीज देख के बताना जरूर। प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 3, अब हमें क्या करनी है, i1 i2 i3 की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमें हर ब्रांच में, नेटवर्क की हर ब्रांच में हमें करंट निकालना है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, मैं तीनों जो इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे पेज पे जाना पड़ रहा है। i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 10। दूसरी है 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल्स टू 10। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो सीधा सीधा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा, ऐड करने का मतलब इन दोनों को ऐड करो तो 8i1 इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास बचा। ठीक है, 8i1 इज इक्वल्स टू 20, तो i1 इज इक्वल्स टू 20 ओवर 8, सीधा सीधा। तो हम जब मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे इसे, तो नॉर्मली कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8, भी आप चाहें या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8 2 जो 16, 0.85 जो 40, तो i1 इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर i1 में करंट हो गया। अब हम इसके बाद i2 निकालेंगे। i2 निकालने के लिए i1 तो हमारे पास हो गया 2.5, हम इसमें वैल्यू पुट करें, दोनों में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे फिर हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना होगा, तो आप प्लीज इस चीज को सॉल्व करना। ठीक है, i2 i3 की वैल्यूज को सॉल्व करना कितनी आएंगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आगे का आंसर आपको किस तरीके से, आपकी जो हमारे पास आई हैं वैल्यूज वो सही है या गलत है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो i2 की जो वैल्यू आएगी हमारे यहाँ से वो आएगी 5/8 एम्पियर, और जो मेरे पास i3 है उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 15/8। ठीक है,
तो आप इन वैल्यूज को जरूर चेक करना, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन उसने ईच ब्रांच में पूछा है तो आप हर ब्रांच में फिर उसे लिखेंगे कि ए बी ब्रांच में सिर्फ I2 करंट जा रहा है, तो ए बी ब्रांच का आंसर हो गया ए बी जा रहा है इतना, कि ये ए बी ब्रांच में हो गया कितना 5/8 एम्पियर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगर बात करेगा अब IAC ब्रांच में या CA ब्रांच में, कौन सी है CA हमारे पास, इस ब्रांच में जाएगा तो उसमें सिर्फ I1 जा रहा है, इसमें हो जाएगा मेरे पास 2.5 एम्पियर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। या आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप चाहें, 20/8 भी लिख सकते हैं, ऐसे आप सारी ब्रांचेस में आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन ना सॉल्व आया हो, समझ में ना आया हो, आप उस चीज़ को मुझे बिल्कुल मैसेज करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमसे आगे सॉल्व नहीं हुआ, आप इसे सॉल्व करवा दें, फिर मैं उसके बाद इसे क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियोमीटर। ये आपके सिलेबस में गिवन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी हमें कुछ ही पार्ट पढ़नी है। वो ये है, एक तो हमें इसका सिर्फ प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और दूसरी हमें इसके सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। हमें बस ये दो चीज इसकी पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज उसमें साफ साफ मेंशन है सिलेबस में कि इनके बारे में सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यही पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। अब आपको ये पता है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल नॉर्मल सी बात होती है वोल्टेज। तो पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस है जो कि क्या यूज करने के लिए की जाती है, विच इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, एक अननोन ईएमएफ, एन अननोन ईएमएफ कह दो या फिर पोटेंशियल कह दो, उसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है कि हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज क्या है, क्योंकि हमें ईएमएफ या पोटेंशियल हमें निकालना है, वो भी अननोन। अब इसका जो मेन है वो है प्रिंसिपल। ठीक है। और प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल ये कहता है, पोटेंशियोमीटर का एक ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी वायर से एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट मींस टू से अगर आई करंट है वो फ्लो हो रहा है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, एक एरिया के अकॉर्डिंग भी हम देखें, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है उसमें वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है। उसकी जो ये लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी पोटेंशियल हो जाती है। ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मेन प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज व्हेन अ करंट, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। ठीक है। या कुछ भी उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो सीधा सीधा पोटेंशियल क्या होता है कि वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जो कि मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला होता है और R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। हमें कह सकते हैं कि I रो L अपॉन A हो गया मेरे पास V। तो V किसके, अगर मैं इन सब को देखो, एक बात बताओ, अगर I भी कांस्टेंट है, ठीक है, रो भी I भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एरिया भी कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L के। ठीक है। अगर हम इस पोर्शन से, या हम कह सकते हैं कि इससे अगर हम I रो A L इतना को हम क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हुआ, दैट मीन्स, और हमने इसे मान लिया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के K, तो यहाँ पर इस K की वैल्यू हो गई I रो अपॉन A। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि V पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात कही है किसने, पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर K जो है वो है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे आप जो बहुत सारा पढ़ोगे उसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे चीजें आती हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, वो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर, या कह सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया इतना? यह हुआ इसका क्या, प्रिंसिपल। अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस।
जो कि हमारे सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन की हुई है कि एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है। अब एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वापस अपने डायग्राम पर। डायग्राम में जाने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले इसमें कि जब हमने इनके एप्लीकेशंस को पढ़ा तो हमने एक रियोस्टेट लगा दिया। अब आप कहेंगे कि भाई हमने इस रियोस्टेट का यूज़ क्यों किया है, अभी हम बताएंगे कि हमने रियोस्टेट का यूज़ क्यों किया है। ठीक है, हमने एक रियोस्टेट लगा दिया, एक की लगाई और हमने एक बैटरी लगाई। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमने इस ए पॉइंट से दो ईएमएफ लिख लिए हैं, एक E1 और एक E2। ठीक है, उन दोनों को हमने की से यूज किया हुआ है ए बी, और हमने क्या किया, इसमें से जो दोनों का रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस बॉक्स में इसमें फिट कर दिया और एक गैलोमीटर लिया। गैलोमीटर के पास हमने एक वायर लगा दी जिसे हमने कह दिया जो कि J1 हो गई, जो पहली वायर को हम एक बार इधर इस पे, अब हम क्या करेंगे, हम इस गैलोमीटर के थ्रू इस वायर को ऐसे ऐसे घुमाएंगे और तब हम इसका क्या करेंगे, गैलोमीटर में जब हम इस वायर को इधर उधर घुमाएंगे तो हम गैलोमीटर में जो फ्लक्चुएशन होगी, जो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, हमें इससे पता चलेगा कि उसकी लेंथ चेंज करने से हम क्या करेंगे, हम इससे पता चलेगा कि लेंथ चेंज करने से करंट पे वो इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर क्या कहते हैं, उसे वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हुई इतनी बात, आगे समझ में? ठीक है, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स हमेशा हाई रखेंगे बिकॉज यहाँ 2 EMF ऑलरेडी है, और अगर रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा हाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये डिस्ट्रॉय होने का इसका रीजन भी हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में? क्लियर? तो हमने सीधा सीधा आपको बस यही डायग्राम में यही बताया है कि हमने क्या लिया हुआ है, 2 EMF लिए हुए हैं। हमने 2 EMF लिए हुए हैं, E1 एंड E2। E1 और E2 2 EMF लिए हुए हैं, 2 पॉइंट है, बैटरी है हमारे पास और रियोस्टेट। रियोस्टेट एक तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये एक लेंथ ली और इस पे हम इसे वायर को ऐसे से रोटेट कराएंगे और हम लेंथ चेंज करेंगे जिसका हम इफेक्ट इस गैलोमीटर में देखेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? तो हम अब पहली चीज कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि अगर मैं पहले वाले ईएमएफ के थ्रू इतना देखूंगी, सिर्फ इतना, यहां से गए हम, यहां से वापस रेजिस्टेंस बॉक्स से J1। क्लियर? मतलब कि मैंने कहा एक बात कि अगर मैं यहां से यहां तक, हम यहां पर लेके आए इसे, हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली L1। ठीक है, तो हमने क्या माना कि AJ1 जो है हमने उसकी डिस्टेंस मान ली L1। क्लियर हुआ? ठीक है, और K उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो और किसके लिए, E1 वाली के लिए। E1 हमने अभी जो पढ़ा है, जो हमने E1 पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू K/L, तो यही तो हमें लगाना है। तो V हमारा E1 हो गया, K कितना हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल्स टू कितना हमने पढ़ा अभी, सॉरी V इज इक्वल्स टू K इंटू L पढ़ा है, सॉरी V इज इक्वल्स टू कितना हुआ, K इंटू L, तो K हो गया और L हो गया मेरे पास L1। आगे इतनी बात समझ में? जब हमने जोकी को यहाँ रखा था, अब हमने क्या किया, दूसरी बार में हमने जोकी को यहाँ रख लिया। अब हमने इसे घुमा के इधर से इतनी डिस्टेंस खिसका दी इसकी, मतलब इधर से इधर डिस्प्लेस कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास लेंथ L2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि AJ2 की लेंथ हमने L2 मान ली, तो EMF अब सेकंड, फिर उसके बाद हमने सेकंड वाले से देखा तो हो गए KL2। अगर हम अब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा L1/L2, और यही है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। एक हमें अननोन होगा और बाकी 3 हमें चीजें गिवन होंगी जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मानो हमें E2 ही अननोन है तो हम सीधा सीधा इसे निकालेंगे E1 L2/L1। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और आपको जो भी वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपका आंसर आया है, हमने वो ठीक किया है या नहीं। ठीक है, या आपका जो आंसर मैच करता है या नहीं। और इसकी PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैंने लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहाँ पर इसकी